गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले की अब जब अपनी लास्ट क्लास रहेगी उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका बी पार्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमने पता डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ा था, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ा था, श्रोडिंगर की समीकरण पढ़ी थी, एटॉमिक ऑर्बिटल से उनकी शेप पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रूल थे वो पढ़े थे। ये सब अपना 11th क्लास में था, यहाँ तक का 11th क्लास में था। इसके अंदर जो ये स्लेटर वाला रूल था प्रभावी परमाणु आवेश है वो ज्ञात करने का, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करने का स्लेटर रूल है, वो एक नया था टॉपिक था इसके अंदर। ठीक है, इस स्लेटर रूल के अलावा इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो सभी टॉपिक 11th क्लास के ही थे। नया इसमें स्लेटर रूल था। स्लेटर रूल क्या था? स्लेटर रूल की सहायता से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट या प्रेरक्षण प्रभाव की वैल्यू है वो ज्ञात करते हैं। वो वैल्यू ज्ञात करने के बाद में उस वैल्यू को जब हम उस परमाणु की एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या में से माइनस करेंगे, जो हम स्लेटर रूल की सहायता से ज्ञात करे हैं, तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगा हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वगैरह। तो देखिए इसके अंदर सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल अपना रहेगा, आपकी सिलेबस बुक से ही है। फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा कि नाइट्रोजन परमाणु के लिए, नाइट्रोजन एटम के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात कीजिए। फर्स्ट एग्जांपल रहेगा नाइट्रोजन परमाणु के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात कीजिए। अब ऐसा बोला ना अपने को नाइट्रोजन एटम के लिए कोई इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाई नहीं किया कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का हम प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करेंगे। या तो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि इस परमाणु के इस कक्षक में उपस्थित इस इलेक्ट्रॉन का प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करो। जब अपने को कुछ नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ ये लिखा हुआ हो कि इस परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करो, तो उसका मतलब ये होगा कि हमें उस परमाणु का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, उसका हमें प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करना है। अब देखें नाइट्रोजन एटम, ऐसा होने पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट रहेगा अपना सोल्व करने का इसको। सबसे पहले हम इसका वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मेरे को आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 7 नंबर पे नाइट्रोजन एटम, 7 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ऐसा आने के बाद हमें ग्रुप बनाने हैं इसके। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हमें ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप के अंदर क्या रहेंगे, सेम नंबर वाले, सेकेंड में सेम नंबर वाले s और p कक्षक हैं वो एक ही ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, सेम नंबर वाले, सेम नंबर यानी कि सेम n वैल्यू, n की वैल्यू जिसकी n है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वे ऑर्बिटल्स का ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में वे ऑर्बिटल्स जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है उन s और p का एक ग्रुप बनेगा। d का अलग से ग्रुप बनता है और f का अलग से ग्रुप बनता है। चाहे d f की वैल्यू सेम हो, n की वैल्यू चाहे s और p के साथ में हो, तो सेम n की वैल्यू वाले s और p का एक ग्रुप बनेगा, d का अलग से बनेगा, f का अलग से बनेगा। वो आपको एग्जांपल्स में समझ में आएगा। अपने के अंदर इसके पास s p तक है, तो ग्रुपिंग किस प्रकार से करेंगे वो देखो। यहाँ पे क्या करनी है आपको, सेकेंड स्टेप में ग्रुपिंग करनी है ऑर्बिटल्स की। तो वो देखो किस प्रकार से हुई, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। अब ये जो 1s है इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1। इस 2s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 है। तो हमें इसका अलग ग्रुप बनेगा और इसका अलग ग्रुप बनेगा, क्योंकि s और p का ग्रुप साथ में तभी बनता है जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो, सेम हो। सेम नहीं है तो ये हो गया 1s का अलग से ग्रुप। अब इन दोनों का देखो s और p का सेम ग्रुप बनेगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। इसके लिए भी n की वैल्यू 2 है, इसके लिए भी 2 है, तो इनका सेम ग्रुप बन जाएगा 2s2
2p3। इस प्रकार से ग्रुपिंग करनी है। ये बन गए, इसके ग्रुप बन गए। यहां तक करने के बाद में अपने को क्या करना है, ये देखना है कि तीसरे स्टेप में कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जेड इफेक्टिव ज्ञात करना है। तो सीधा आया हुआ है, नाइट्रोजन एटम के लिए ज्ञात करो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमें प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करना है। जो रूल थे कल जो लिखवाए थे उसमें ये था कि यदि इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यदि s या p कक्षक में होता है तो फर्स्ट नंबर पे लिखा था हमने, ऐसा होने पे उस n कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 0.35 ऐड करना है। n-1 में प्रेजेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 ऐड करना है और n-2 या n-3 आगे जितने भी होंगे उन सभी के लिए हमें 1.0 ऐड करना है। तो देखें इसके अंदर इनका यूज इसके अंदर कैसे करेंगे। यहाँ तक लिख लिया गया, लिखो इसको यहाँ तक। इसके अंदर लिखने सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे नाइट्रोजन का। सेकंड स्टेप में ग्रुप बनाएंगे, ऑर्बिटल्स की ग्रुपिंग करेंगे, उसमें सेम नंबर वाले s और p का सेम ग्रुप बनेगा और d और f का ग्रुप अलग से बनेगा। और वे s और p जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग है उनका ग्रुप भी क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। ग्रुपिंग कर दी, 2 ग्रुप बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद में तीसरे के अंदर हम इसके लिए क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो कल बता ही दिया था हमने ये कि यदि वह इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम जेड इफेक्टिव ज्ञात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यदि s या p में उपस्थित है, s या p कक्षक में उपस्थित है तो हम उस n कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ऐड करेंगे। n-1 में प्रेजेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 ऐड करेंगे और n-2 कक्षक या n-3 n-4 जितने भी आएंगे उन सभी के लिए हम 1.0 ऐड करेंगे। यहां तक लिखें एक बार। ठीक है, इतना करने के बाद देखो क्या करना है। देखें इसमें इतना आ गया। उसके बाद देखो n कक्षक कौन सा होगा। मान लीजिए जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम जेड इफेक्टिव ज्ञात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में है। ठीक है, 2p कक्षक में है तो वे सभी कक्षक जिनके आगे 2 लगा हुआ है उनको हम क्या बोलेंगे, n ऑर्बिटल बोलेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम ज्ञात कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन में से एक के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो बाकी n ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, इसको भी n ही बोलेंगे क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही है जिस कक्षक में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसके लिए हम जेड इफेक्टिव ज्ञात कर रहे हैं। तो ये भी n है तो ये भी n है। तो n कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 5 में से एक के लिए तो हमें ज्ञात ही करना है। तो उस खुद का तो जेड इफेक्टिव उस खुद का तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा नहीं। तो n कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके 3 इसके, 5 में से एक माइनस करेंगे। एक माइनस किसके लिए करेंगे, उसके लिए करेंगे जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात करें, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात कर रहे हैं वो तो कुछ प्रभाव लगाएगा ही नहीं खुद पे, उसका खुद का तो लगता ही नहीं है। तो एक माइनस कर देंगे तो n में कितने बचे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा ज्ञात करने के लिए n ऑर्बिटल वाले के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है, गुणा करेंगे प्रत्येक के लिए 0.35 ऐड करें। तो चाहे तो 35 को 4 बार लिख के ऐड करें, चाहे 4 को 0.35 से ऐड करें, एक ही बात है। प्लस अब n-1, ये कक्षक n-1 है क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू 2 है, इसके लिए 1 है, तो ये क्या रहेगा n-1 कक्षक। इससे पहले वाला n-1 होगा, n की वैल्यू 2 में से 1 गया 1, इसको n-1 बोलेंगे। अब n-1 के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 ऐड करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 into 0.85 आ गया। उसके बाद n-2 n-3, इससे पहले कोई कक्षक है नहीं तो हम हमारा यूज सिर्फ यहीं तक करेंगे। उसके बाद देखिए इसमें सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें इसको गुणा करो कितने आएगा,
1.40 आ गया ये, ठीक है। प्लस में इसको 2 को गुणा करो, कितना आएगा 1.70। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.10। ये आ गई इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट, परिरक्षण प्रभाव की वैल्यू या आवरण नियतांक की वैल्यू आ गई। नाइट्रोजन का जो लास्ट टोपी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको उससे पहले वाले कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे कितना परिरक्षण प्रभाव लगा रहे हैं 3.10। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। ज्ञात क्या करना है हमें इसके अंदर, जेड इफेक्टिव ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा जेड माइनस सिग्मा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू जेड माइनस जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव ज्ञात करने के लिए जेड इफेक्टिव इस साइड आ जाएगा प्लस में, सिग्मा इस साइड जाएगा माइनस में। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आएगा, क्योंकि जो नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो अंतर है वो आवरण नियतांक के बराबर होता है, ऐसा हमने कल पढ़ लिया था। तो इसके अंदर देखो जेड इफेक्टिव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जेड क्या रहेगा इसके अंदर, परमाणु क्रमांक किसका, उसका जिसका हम यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव ज्ञात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वही उसका क्या रहेगा, नाभिकीय आवेश रहेगा। तो जेड क्या आएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, माइनस में 3.10। तो जेड इफेक्टिव कितना रहेगा देखो आपके, ये रहेगा 2.90, ठीक है, सॉरी 3.90। आगे सुनना, ये रहेगा नाइट्रोजन परमाणु के लिए जेड इफेक्टिव ने नाइट्रोजन परमाणु का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश आएगा 3.90, ठीक है। ये रहेगा इसका अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। इस प्रकार से हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना है वो कर सकते हैं। लिखें इसको, लिख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें। सेकंड रहेगा अपना क्वेश्चन, आप ज्ञात करो सोडियम के 3s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव ज्ञात कीजिए। सोडियम के 3s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव ज्ञात कीजिए। 3s का मतलब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उसके अंदर जो 3s ऑर्बिटल होगा, सॉरी 3s इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करेंगे। सोडियम परमाणु के 3s ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करना है। तो देखें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब सोडियम है वो 11 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर में, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे समझ में, अब क्या करना है, अपने को ग्रुपिंग बनानी है। स्टेप सेकंड में हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है ऑर्बिटल्स की। तो ग्रुपिंग में देखो क्या आएगा, इसका अलग से ग्रुप बनेगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है, इन दोनों का एक साथ में बनेगा। वे sp जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है उसका ग्रुप भी सेम बनेगा 2s2 2p6। अब 3s वाले का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया तो इसका ग्रुप है वो हम अलग से बना देंगे 3s1। ज्ञात किसके लिए करना है, 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, उस एक इलेक्ट्रॉन का हमें प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करना होगा। तो कल एक लाइन लिखवाई थी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर परिरक्षण प्रभाव है वो उसके पहले प्रेजेंट उसके जो आंतरिक कक्षक इलेक्ट्रॉन है उनका ही लगेगा। तो 3s पे इन तीनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लगता है। अब ज्ञात करेंगे तीसरे स्टेप में, वैल्यू लगेंगे।
तो वो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हमें वो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हमें आवरण नियतांक ज्ञात करना है, वो इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में है। तो इसके लिए वैल्यू कौन सी लिखी जाएंगी, जो s और p कक्षक के लिए लिखी थी हमने। तो n कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू ज्ञात करें। तो n कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ज्ञात करना है, 0.35 ऐड करना है। n ऑर्बिटल ये है जिसके अंदर हम ज्ञात करें वो n रहेगा, तो ये क्या होगा, n-1 होगा। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 1 कम होगी तो n-1 बन गया, और n की वैल्यू 1 और कम होगी तो ये बन गया n-2। 3 में से यानी n है ये, n में से 1 गया 2, n में से 2 गए 1 बचेगा, तो ये n-2 बनेगा, ये n-1 बनेगा और ये n बनेगा। ये पहले ही देख लेना आप। अब n कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ऐड करना है। n कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसके लिए हमें जेड इफेक्टिव ज्ञात करना है, सिग्मा ज्ञात करना है। तो कोई और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 0 मानेंगे, क्योंकि ये तो मानेंगे नहीं, खुद का तो इसके ऊपर कोई प्रभाव लगता ही नहीं है, साथ में और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखे या ना लिखे फिर भी देख लो आप कि n कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 0, प्रत्येक के लिए ऐड करेंगे 0.35। वैसे भी 0 को इससे गुणा करेंगे, ये 0 यहाँ 0.35, ठीक है। प्लस में n-1 कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 ऐड करेंगे। इसमें देखो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 ऐड करेंगे। प्लस में n-2 कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 ऐड करेंगे। तो n-2 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 × 1.0, ठीक है। इन तीनों को जोड़ लो, कितना आएगा, यहाँ से तो 0 आना ही है, प्लस में 6.80, प्लस में 2.0। अब इनको सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8.80 आ जाएगा। आ गया समझ में, 8.80 आ गया। अब यहाँ पे हमें प्रभावी लाभ ज्ञात करना है, जेड इफेक्टिव ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है, जो परमाणु क्रमांक है वही जेड रहेगा। तो 11 माइनस 8.80 माइनस करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2.20 क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, या 2.20 मान लो, ठीक है। ये रहेगा सोडियम की 3s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू। अब आपको पोटेशियम के लिए खुद से करके लानी है। पोटेशियम का जो 4s इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये आपका रहेगा क्वेश्चन, खुद से करना है ये, कि पोटेशियम है जो कि 19 नंबर पे आता है, उसके 4s कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जेड इफेक्टिव ज्ञात करना है। सेम यही प्रोसेस रहेगी, ठीक है। ये वाला आप खुद से करें। ठीक है, ये 2 एस वाले एग्जाम्पल हो गए। अब एक डी वाले का एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये वाला आपको खुद से करना है, पोटेशियम वाला, ठीक है। देखें, इसमें क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा कि क्रोमियम के 3D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव ज्ञात कीजिए। क्रोमियम के 3D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। तो इस बार वो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हमें जेड इफेक्टिव ज्ञात करना है, वह इलेक्ट्रॉन इस बार किसमें प्रेजेंट है, 3D कक्षक में उपस्थित है। तो देखिए सेम प्रोसेस वही रहेगी। सबसे पहले हम क्रोमियम 24 पे आता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1।
ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेकंड स्टेप में हमें क्या करनी है, ऑर्बिटल्स की ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बनाने हैं। देखिए ये 1s अलग से ग्रुप बनाएगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी से नहीं मिलता। ये दोनों सेम ग्रुप बनाएंगे, 2s2 2p6, ठीक है। 3s 3p और 3d वाला डी कक्षक होगा ना, उसकी चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है s और p से सेम हो, लेकिन वो इनके साथ ग्रुप नहीं बनाएगा। डी अपना ग्रुप अलग से बनाता है, चाहे उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ भी हो। तो यहाँ पे 3s2 3p6 का अलग ग्रुप बनेगा और 3d5 का अलग से ग्रुप बनेगा और 4s1 का ग्रुप है वो अलग से बनेगा। इस प्रकार से इसमें रहेगी ऑर्बिटल्स की ग्रुपिंग। उसके बाद देखें ग्रुप बना दिए। अब ये एक लाइन लिखवाई थी स्लेटर रूल के अंदर कि किसी भी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर उससे पहले वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का प्रिरक्षण प्रभाव लगेगा, लेकिन उसके बाद में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं उसके इलेक्ट्रॉनों का प्रिरक्षण प्रभाव नहीं लगता है। तो ज्ञात करना है हमें 3D के इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 3D के इलेक्ट्रॉन पर इन सभी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का प्रिरक्षण प्रभाव लगेगा, लेकिन इसके बाह्यतम ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल जो 4s है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनके प्रिरक्षण प्रभाव इसके ऊपर कार्य नहीं करता है। तो इस वाले में हम 4s का कोई यूज नहीं होगा। तो प्रिरक्षण प्रभाव में हम n और n-1 2 n-2 n-3 का यूज करते हैं, n+1 का यूज कभी नहीं होता। तो 4s1 का यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं सिग्मा थर्ड स्टेप में। तो इसमें यह आता है कि यदि वह इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा या जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्ञात करनी है, वो इलेक्ट्रॉन यदि डी या एफ कक्षक में उपस्थित हो तो रूल कौन से होंगे वो देखें। इसके अंदर आएगा कि एन कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए ऐड किया जाएगा 0.35। तो एन कक्षक ये है क्योंकि 3D कक्षक का ज्ञात करें तो ये भी एन है और ये भी एन ही रहेगा, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, इसके एक इलेक्ट्रॉन का तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं तो वो एक तो माइनस हो जाएगा, तो कितने बच गए एन में, यहाँ पे 4। ये भी एन ही है, एन ही रहेंगे ना, क्योंकि ये क्या है एन की वैल्यू 3 है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये भी क्या है एन ही रहेगा। इसमें 4 है और इसमें कितने हैं 8 है, 5 है, लेकिन एक का तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं तो वो तो माइनस ही कर देंगे उस इलेक्ट्रॉन को, तो बचेगी 4 8 यहाँ पे है, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 इंटू 0.35, ठीक है। प्लस में ये n-1 रहेगा इसके लिए, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो n 3 में से 1 गया 2, तो n-1, और ये रहेगा इसके लिए n-2 कक्षक। n-1 और n-2 डी वाले में ये था कि n कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ऐड करते हैं, जबकि n-2 n-3 n-1 2 3 4 जितने भी हैं, यानी n के बाद यहाँ जितने भी हैं, चाहे वो n-1 हो, n-2 हो, n-3 हो, n-4 हो, उन सभी के लिए हम 1.0 ऐड करेंगे, ठीक। तो देखिए इसके अंदर यहाँ से, ठीक है, n-1 n-2, यानी इसके लिए वो रूल नहीं है sp वाले जैसा कि n-1 का अलग रहेगा, n-2 का अलग रहेगा। n-1 n-2 से जितने भी ऑर्बिटल्स हों उन सभी के इलेक्ट्रॉनों को टोटल करके उन सभी के लिए 1 ऐड किया जाएगा 1.0। तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन और 2 ये, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इंटू 1.0 टोटल कर देंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो, इसके लिए रहेगा आपका 4.20 प्लस में यहाँ से आएगा 10, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14.20, ठीक है। तो इसके लिए जेड इफेक्टिव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जेड माइनस सिग्मा, तो ये रहेगा 24 माइनस में 14 माइनस 20, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80.20,
यहाँ पे बच गया 8, 3 3 13, 8.80। ये रहेगा इसके लिए क्रोमियम के 3D कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, ये वाला एक बार देख चेक कर लेना, ये सही है क्या। ठीक है, ये रहेगा इसके लिए 8.80 जेड इफेक्टिव की वैल्यू। इस प्रकार से हम क्रोमियम का जो 3D कक्षक है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लें इसके अंदर आप, क्रोमियम के अलावा आप ज्ञात करेंगे क्रोमियम के पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन के लिए, क्रोमियम के पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव ज्ञात कीजिए। फेरी का मतलब है क्रोमियम के परिधि पर स्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव ज्ञात कीजिए। तब जेड इफेक्टिव किसके लिए ज्ञात होगा, 4s के लिए, क्योंकि क्रोमियम का जो एटम है उसके अंदर ये 1s कक्षक, 2s कक्षक, 2p कक्षक, 3s कक्षक, 3p कक्षक, 3d कक्षक, उसके बाद लास्ट में था 4s कक्षक। तो क्रोमियम की परिधि पे कौन सा कक्षक है, 4s कक्षक है। तो 4s कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या रहेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करना है। तो क्रोमियम का जो 4s कक्षक है वो इसका परिधि कक्षक होगा, पेरिफेरी ऑर्बिटल होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन यानी 4s का इलेक्ट्रॉन इसका पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसके लिए हमें जेड इफेक्टिव ज्ञात करें, तो किसके लिए ज्ञात करेंगे हम, 4s1 के लिए। ये आप खुद से करके लेंगे हम। ठीक है, ये था अपना यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 5-6 टॉपिक थे इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक है इसका बी पार्ट रहेगा, वो ज्ञात करेंगे। बी पार्ट है वो पढ़ेंगे हम। बी पार्ट में रहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी आवर्ती गुणधर्म। ठीक है।